हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका हिस्ट्री एजुकेटर। आई बिलीव आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे और जम के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर सीयूईटी एग्जाम में जो हिस्ट्री के का एक क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर में वो था द टर्म वानिक इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस इज यूज्ड फॉर। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब आप चेक करिएगा कि ए बी सी डी ऐसे अलग अलग आपको 1 2 3 4 करके ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप उस हिसाब से करेक्ट आंसर मार्क करिए। मर्चेंट्स बेसिकली करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में जो अलग अलग ऑक्यूपेशन, जो अलग अलग एसोसिएशन थे, चाहे वो ट्रेडर्स के थे, आर्टिसंस के थे या मर्चेंट्स के थे, उन्हें श्रेणीज कहा जाता था। और ये जो अलग अलग श्रेणीज हैं इनके बारे में अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो जो संस्कृत या कि आपको इंस्क्रिप्शंस या टेक्स्ट मिलते हैं उसके अंदर मर्चेंट्स के लिए कौन सा टर्म यूज करा गया है? वानिक वर्ड यूज करा गया है। ऑलराइट, सो एक श्रेणी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोफेशन को फॉलो करने वाले पर्सन ही बिलोंग करते थे। जैसे कि समझ ले गोल्ड स्मिथ्स यानी सुनार या फिर लोहार, इनका कोई एक पर्टिकुलर श्रेणी हो गया। एंड मर्चेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वर्ड क्या था? वानिक। अब एक चीज और आपको जो मैं बताना चाहूंगा कि एक नॉवेल थी, एक शूद्रक ने लिखी थी, इसका नाम था मृच्छकटिका। क्या नाम था? मृच्छकटिका। इसको लिखी किसने थी? इट वॉज रिटन बाय शूद्रक। सो इसके अंदर जो इसका मेन कैरेक्टर था, इसका नाम था, जो प्रोटैगनिस्ट था उसका नाम था चारुदत्त। अब चारुदत्त को इस नॉवेल में, इस बुक में बेसिकली ब्राह्मण भी बोला गया है और सर्थवाहा भी कहा गया है। तो ये जो सर्थवाहा है बेसिकली यहां पर इसका मतलब मर्चेंट था। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है, जो मैं बताना चाहूंगा कि वानिक वर्ड जो है वो मर्चेंट्स के लिए यूज करा जाता था। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी थी जिसके अंदर चारुदत्त जो उसका प्रोटैगनिस्ट था उसको ब्राह्मण भी बताया गया था। एंड सर्थवाहा वर्ड भी उसके लिए यूज करा गया था। एंड ये जो सर्थवाहा वर्ड है दैट मीन्स अ मर्चेंट। सो आई बिलीव आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे, हम उस क्वेश्चन के थ्रू कई सारे रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस रिवाइज हो पाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ऑलराइट, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज इन 1919 हु वाज अलॉटेड द प्रोजेक्ट टू मेक अ क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी यानी 4 यानी वीएस सुक्थांकर। ऑलराइट, सो जो वीएस सुक्थांकर है 1919 में ये अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दैट ही विल क्रिएट अ क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत। इन्होंने एक टीम को बेसिकली लीड कर रहे थे। इसको टोटल बनाने में 47 ईयर्स लग जाते हैं इस एडिशन को पूरा करने में। हुआ क्या था कि ऑलमोस्ट इन्होंने क्या स्टार्ट करा, महाभारत के अलग अलग वर्जन्स लिखे गए। कोई पाली वर्जन है, कोई संस्कृत वर्जन है, या फिर साउथ इंडिया का कोई अपना वर्जन है। सो इन्होंने बेसिकली जितने भी वर्जन थे उनको रीड करा। एंड जो स्पेसिफिकली संस्कृत टेक्स्ट थे जिनके अंदर उन्हें रिलेटेड कंटेंट देखने को मिला, उन्होंने उसको अच्छे से रीड करा, कंपाइल करा, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी उन्होंने रीड करा। एंड फाइनली एक महाभारत लिखी विच वाज द क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत जो 47 ईयर्स में कंप्लीट हुई। ऑलराइट, next is the Upanishad which contains a list of successive generations of teachers and students, many of whom designated by metronymics is. So इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें so the correct answer is बृहद्रनायक उपनिषद। ऑलराइट, अब उपनिषद वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो उपनिषद होते हैं बेसिकली इट मींस टू सिट डाउन नियर समवन। सो होता क्या था कि उपनिषद जो है वो हमारे जो 4 वेदास हैं उनका ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको वेदांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अंत में है। अब इसमें क्या होता है कि वही जो गुरु है वो अपने शिष्यों को नॉलेज दे रहे हैं और शिष्य उनके आसपास नीचे ही बैठ के वो जो भी विद्या है उसको गेन कर रहे हैं। सो बृहद्रनायक उपनिषद में इस चीज के बारे में बताया गया है। हमें पता है कि हमारे पास 108 नॉन उपनिषद हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो
एक वर्ड इसके अंदर और है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बताना चाहूंगा, मेट्रोनिमिक्स। सो मेट्रोनिमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो सक्सेसिव जनरेशन है वो अपना नेम डिराइव कर रही है मदर्स से, नॉट फ्रॉम फादर्स। सो इंडिया में एक किंगडम था सतवाहना किंगडम। कौन सा किंगडम? सतवाहना, साउथ इंडिया में। सो जो वहां के रूलर्स थे उनका जो नाम था वो मेट्रोनिमिक्स से अपना नेम डिराइव करते थे। सो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा मेट्रोनिमिक्स से रिलेटेड। मेट्रोनिमिक्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मदर से नेम डिराइव करा जा रहा है। एंड इंडिया में कौन सी किंगडम थी जो ऐसे अपने नेम को डिराइव करती? दैट वाज सतवाहना किंगडम। एग्जाम्पल हमारा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो इनका नेम जो है वो उनकी मदर से डिराइव करा जा रहा है। दिस इज मेट्रोनिमिक्स। एंड ये किस चीज में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? हमारे बृहन्नायक उपनिषद से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन सी किंगडम थी, कौन सा एम्पायर था जो मेट्रोनिमिक्स के थ्रू अपना नेम डिराइव करता था? सो दैट वाज सतवाहना किंगडम, जो कि साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता था। ऑलराइट, तो जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर कंपाइल्ड इन। सो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपिटक या तो त्रिपिटकास आप कह लीजिए। त्रिपिटकास आपका पाली वर्जन हो गया, इसमें आर लगा देंगे तो ये संस्कृत वर्जन है। त्रिपिटक के अंदर बुद्धिज्म की जो नॉलेज है उसे कंपाइल करी गई है। वी नो कि जो बुद्धिज्म है उसके ये जो त्रिपिटक से इनको 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको पाली कैनन कहते हैं। पाली कैनन कहने का एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में रिटन है। सो हमें पता है हमारे जो त्रिपिटक्स हैं वो कौन कौन से हैं। विनय, पहले इसको नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहला है हमारा विनय पिटक, फिर है हमारा सूत पिटक एंड लास्ट है हमारा अभिधाम पिटक। सो जो विनय पिटक है उसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द एंट्री इनटू मोनेस्ट्री। तो बुद्धिस्ट संघ का जब आप पार्ट बन रहे हैं तो आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना है वो विनय पिटक में लिखा है। नेक्स्ट है सूत पिटक। सूत पिटक के अंदर सेइंग्स है, सेइंग्स बोल लीजिए या टीचिंग्स बोल लीजिए। ऑफ कोर्स ये गौतम बुद्ध की ही सेइंग्स या टीचिंग्स है। एंड लास्ट है हमारा अभिधाम पिटक जो कि बेसिकली क्या है, दीज आर द कमेंटरीज ऑन बुद्धिज्म। चाहे वो विनय पिटक या सूत पिटक से भी रिलेटेड हो सकती है या जनरल हमारे बुद्धिज्म से रिलेटेड भी। सो दिस वाज द क्वेश्चन कि जो बुद्धिस्ट नॉलेज है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, तो उसका नाम है त्रिपिटक्स यानी 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज। 3 पिताकास हमारे कौन कौन से हैं? विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधाम पिताका। विनय पिताका के अंदर रूल्स मेंशन्ड है रिगार्डिंग द एंट्री इनटू संघ और द बुद्धिस्ट संघ, और जो सूत पिटक है उसके अंदर गौतम बुद्ध के सेइंग्स है। एंड लास्टली है हमारा अभिधाम पिटक जिसके अंदर हमारा कमेंट्रीज है रिगार्डिंग बुद्धिज्म। ऑलराइट, सो आई बिलीव अभी तक जितना भी हमने करा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। सो आपको पता होना चाहिए कि जो अजंता है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो अजंता केव्स है बेसिकली वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, विच इज सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। और आपको पता होना चाहिए कि अजंता जो हमारे केव्स ऑलमोस्ट 30 रॉक कट केव्स हैं ये, इनके अंदर जो पेंटिंग्स है वो अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है एंड दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म से रिलेटेड यहाँ पे जातक स्टोरीज है, जो ताका आपके लिए जातक स्टोरीज है वो दिखाई गई हैं विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धास। सो जातक स्टोरीज हमारी दिखाई गई हैं अजंता के केव्स के अंदर। ये जो जातक स्टोरीज है कैसी स्टोरीज होती हैं? दीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, एंड वो ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकता है एंड एनिमल फॉर्म या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर है बी महाराष्ट्र। जो अजंता के पेंटिंग्स है वो महाराष्ट्र में के अजंता केव्स में प्रिजर्व्ड है अभी भी।
नेक्स्ट ट्रैवलर हुज अकाउंट वाज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ मार्को पोलो वाज। सो हमें पता होना चाहिए कि मार्को पोलो कौन है। बेसिकली मार्को पोलो कौन थे? ये एक ट्रैवलर थे फ्रॉम वेनिस विच इज इन इटली। सो ये वहां से इंडिया आए थे एंड ही इज फेमस फॉर ट्रैवलिंग। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं। ही इज नोन, इन्होंने जो सिल्क रूट है वहां पे भी ट्रैवल करा है एंड इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो सर्दर्न इंडिया है, इन्होंने उसको बड़े अच्छे से एक्सटेंसिवली टूर करा था। सो जो इब्न बतूता है, हमारे इब्न बतूता, इनके रिकॉर्ड्स को मार्को पोलो के साथ कंपेयर करा गया है। हमारे इब्न बतूता कौन थे? सो ही वाज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? हमारा एक अफ्रीकन कंट्री है। इब्न बतूता वहां को बिलोंग करते थे। ये भी जो है, क्योंकि इनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था, ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक था, फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप टू एशिया। तो इन्होंने इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को ट्रैवल करा, इसलिए इनको इनवर्टरेट ट्रैवलर भी कहते हैं। और इब्न बतूता ने जो बुक लिखी उसका नाम था रिहला। जस्ट रिमेंबर द नेम, RIHLA, रिहला। और ये जो बुक है इसके अंदर इन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस ऑल थ्रू आउट हिज ट्रेवल्स उसको बड़े डिटेल में बताया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बे-शरिया एंड बा-शरिया ट्रेडिशन इज। सो आपको पता होना चाहिए बे का वर्ड जो बे-शरिया इट इज मोर लाइक एंटी शरिया एंड बा-शरिया इज मोर लाइक प्रो शरिया। ठीक है। सो द सिमिलैरिटी बे-शरिया आपको जो मुस्लिम लॉज है दे आर गवर्न्ड बाय द शरिया लॉज, कि जो भी मुस्लिम जो रिलीजन अपने कुछ रूल्स फॉलो करते हैं रिलीजन से रिलेटेड, तो वो शरिया लॉज के ऊपर बेस्ड है। सो जो बे-शरिया है वो उसको फॉलो नहीं करते, शरिया लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। जो बा-शरिया है बेसिकली वो उसको फॉलो करते हैं। तो जल्दी से हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। दे बिलोंग टू सूफी ट्रेडिशंस। पहली लाइन जो है वो सही है कि हाँ, बे-शरिया हो चाहे बा-शरिया हो, दे बिलोंग टू द सूफी ट्रेडिशन, इट इज करेक्ट। बोथ took to mendicancy and observed celibacy. So mendicancy का मतलब क्या होता है? बेसिकली बेगरी एंड ऑब्जर्व्ड celibacy। ठीक है। नेक्स्ट, दे बोथ इग्नोर्ड रिचुअल्स। नहीं, हमें पता है कि बा-शरिया जो है वो रिचुअल्स को फॉलो करते थे। बोथ डिफाइड शरिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बे-शरिया जो शरिया लॉज को फॉलो नहीं करते थे। सो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? बोथ बिलोंग टू द सूफी ट्रेडिशंस। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है द वुमेन डिवोटी ऑफ विष्णु अमंग द फॉलोइंग इज। सो इसके अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर है सी, यानी 3 यानी अंडल। सो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रिलीजन के फिलोसफर्स होते थे उन्होंने क्या बताया कि जो भक्ति ट्रेडिशन इंडिया में स्टार्ट होते हैं, सो उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को 2 ग्रुप में बेसिकली डिवाइड कर दिया था। एक था हमारा सगुण और एक था हमारा निर्गुण। ऑलराइट। तो जो सगुण था दैट मीन्स विद एट्रीब्यूट्स, आप थोड़े बहुत कुछ कस्टम्स, कुछ अलग अलग रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। एंड निर्गुण मीन्स टू वर्शिप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉर्म गॉड। एंड बेसिकली आप यहाँ पे उतने सारा जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। सो आप किसको वर्शिप कर रहे हैं? टू वर्शिप एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड्स। एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली डीटीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे कि हो गए विष्णु या उनके रीइंकार्नेशंस की पूजा कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उसके डिवोटी है। या तो हो गए आप शिवा के फॉलोअर्स हैं, या तो फिर लास्ट में हो गया कि आप देवी के फॉलोअर्स हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? द वुमेन डिवोटी ऑफ विष्णु अमंग द फॉलोइंग। सो जो विष्णु के फॉलोअर्स थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे अलवर्स। और जो हमारे शिवा के फॉलोअर्स थे उनको क्या कहते थे? नयानर्स। सो जो हमारी करेक्ट आंसर है अंदल। अंदल वॉज अ फीमेल, शी वॉज अ फीमेल अनवर, यानी वो एक फीमेल डिवोटी थी विष्णु की, जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस लिखे हैं ऑन विष्णु जी ओनली। एंड ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो उनके कॉम्पोजिशंस होते थे वो कॉम्पोजिशन ज्यादातर इस थीम के ऊपर बेस्ड होते थे कि वो खुद को विष्णु का लवर, शी यूज्ड टू कंसीडर हरसेल्फ एज अ बिलवेड ऑफ विष्णु। सो जो भी उनके कॉम्पोजिशन थे उनके थीम भी उसी से मैचिंग थे कि वो विष्णु जी से रिलेटेड अपना लव एक्सप्रेस कर रही है, और उनके कॉम्पोजिशन उसी थीम पर बेस्ड है, उसी वे में लिखा गया है। ऑलराइट। अब जल्दी से इसके बाद से डिस्कस करेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द एंथोलॉजी विच कंटेन्स द कॉम्पोजिशंस ऑफ द 12 अलवर्स इज। सो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंथोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। सो एंथोलॉजी क्या मतलब होता है, ये एक कलेक्शन है पोएम्स की या स्टोरीज की या किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग की जो अलग अलग पर्सन ने लिखा है लेकिन उसका थीम सेम है। सो जो एंथोलॉजी विच कंटेन्स कॉम्पोजिशन ऑफ 12 अलवर्स, अलवर्स मैंने पहले भी बताया है कि कौन थे, दे वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु। सो एक एंथोलॉजी जो विष्णु के डिवोटीज ने लिखा था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 12 अलवर्स, 12 अलग अलग डिवोटीज की जो भी नॉलेज थी वो उसके अंदर कंपाइल्ड है, वो कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज ए ओनली नलायरा दिव्या प्रबंधम। ये जो है ये विष्णु के डिवोटीज ने लिखी थी। इसको हम तमिल वेदा भी, जो साउथ के लोग हैं वो इसको तमिल वेदा भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कि दैट नलायरा दिव्य प्रबंधम इज एज इंपॉर्टेंट एज द 4 संस्कृत वेदास। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नायक्स वर। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 स्टेटमेंट्स दी गई है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है नायक्स के बारे में। सो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें सो इट वुड बी द फर्स्ट आंसर दैट इज और द फर्स्ट स्टेटमेंट मिलिट्री चीफ्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो जो नायक्स थे ये विजयनगर एम्पायर में राजा के मिलिट्री चीफ्स होते थे जो अच्छा खासा कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे, फोर्ट्स वगैरह के भी ऊपर इनका कंट्रोल होता था। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय इन 1529 ये जो नायक्स थे उन्होंने उनके जो आगे आने वाले सक्सेसर्स थे उनके साथ उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी। सो नायक्स हमारे बेसिकली कौन से, दे वर द मिलिट्री चीफ्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है The British officials in the 19th century saw the village during Mughal period as little republic because कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जब वो मुगल एम्पायर के टाइम पे इंडिया को विजिट करते हैं, जब विलेजेस में जाते हैं सो कहते हैं दैट दे वर लिटिल रिपब्लिक। इसका रीजन क्या था? करेक्ट स्टेटमेंट है आंसर नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 जो यानी आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ फ्रेटर्नल पार्टनर्स शेयरिंग रिसोर्सेज एंड लेबर इन अ कलेक्टिव। ठीक है कि भाई बहन का ही एक बेसिकली कम्युनिटी बन रखी है एंड वो अपने रिसोर्सेज और लेबर या मेहनत जो है उसको आपस में बांट के कर रहे हैं, मिल बांट के बेसिकली सारा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज एन करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द लखनऊ पैक्ट। सो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है लखनऊ पैक्ट के बारे में। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए लखनऊ पैक्ट क्या था और क्यों साइन करा गया था। सो होता क्या कि कांग्रेस के अंदर सूरत में, सूरत स्प्लिट कहते हैं इसको। सो सूरत स्प्लिट में जो कांग्रेस होती है बेसिकली वो स्प्लिट हो जाती है। सूरत में जो कांग्रेस का सेशन होता है उसके अंदर कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। कौन से 2 पार्ट्स में? एक तो होता है हमारा मॉडरेट्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडरेट्स जो हैं वो प्यार से काम करना चाहते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनको रेडिकल्स भी कहते थे। वो रेडिकल मेथड्स के थ्रू इंडिपेंडेंस चाहते हैं या फिर ब्रिटिशर्स के थ्रू ब्रिटिशर्स अपनी बात मनवाना चाहते हैं। सो सूरत स्प्लिट समवेयर अराउंड 1907 कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है 2 टुकड़ों में, एक है मॉडरेट्स एक है एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स के अंदर ज्यादातर हमारे एज्ड लीडर्स थे और दूसरे थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट जिसके अंदर हमारे ज्यादातर यंग ब्लड थे कांग्रेस की। सो ये जब सूरत स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, अल्टीमेटली 1916 में जो कांग्रेस का सेशन होता है लखनऊ में वहां पर कांग्रेस दोबारा मर्ज हो जाती है। ठीक है, ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग 2 ग्रुप्स बन गए थे कांग्रेस के वो वापस रीयूनाइट कर जाती हैं एंड कांग्रेस वहां पे क्या एक्सेप्ट करती है कि हाँ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात पर अपना कंसेंट देते हैं। सो दिस वाज द लखनऊ पैक्ट। तो अगर हम चारों स्टेटमेंट को कंसिडर करें सो इट प्रोवाइडेड अ जॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर द मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट एंड द मुस्लिम लीग। सो हाँ ये बात सही है, इन तीनों ने मिल बैठ के वहां पे बात करी थी एंड फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचे थे। इट वाज साइंड इन दिसंबर 1916। इट इज वेरी ट्रू कि कांग्रेस रीयूनाइट होता है 1916 में लखनऊ पैक्ट में। द कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ये चीज। एंड लास्टली आफ्टर द पैक्ट खिलाफत मूवमेंट वाज मर्ज्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट की सो वो स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 1919 और 1924 तक हो जाता है। और अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन की तो ये भी ऑलमोस्ट 1920 टू 1922 तक तो जाता ही है। सो ये पैक्ट साइन हुआ है 1916 में। अभी तो हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन की बात कर ही नहीं सकते। तो जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है
क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 4। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन द पहाड़ियाज इन द 19th सेंचुरी वाज, कि जब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी इन द 19th सेंचुरी, किस चीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड, सो उसका पहाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन द पहाड़ियाज। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स बिकेम इनएक्सेसिबल टू देम। सो बेसिकली आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है 19th सेंचुरी में, तो वो एक जगह थी जो मतलब बेसिकली 18th सेंचुरी के अराउंड संथल्स जो थे, संथल्स आने लग जाते हैं बंगाल्स की तरफ। ठीक है, ब्रिटिशर्स उनको खुद भी इनवाइट कर रहे हैं, किस रीजन से इनवाइट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर आएंगे तो फिर ये फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहाड़ियाज वर नॉट रेडी टू यूज प्लॉ, वो नहीं चाहते जंगलों को काट कर खेती शुरू कर देना। सो वो संथल्स को, ब्रिटिशर्स संथल्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए और राजमहल हिल्स के फुटहिल्स के नीचे वाले सेक्शन में सेटल हो और वहां पे एग्रीकल्चर बढ़ाए ताकि ब्रिटिशर्स रिवेन्यू ले सके आफ्टर सम टाइम। एंड वो एक पर्टिकुलर जगह को, दामिनी को मार्क कर देते हैं और ये जो जगह थी वो संथल की लैंड बन जाती है। बेसिकली संथल्स ने यहीं रहकर एक सेटल लाइफ जीनी है और वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है। सो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हुई पहाड़ियाज को, उनको बेसिकली एक एक करके पीछे पहाड़ों में और ऊपर वाली जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स बिकेम इनएक्सेसिबल टू देम। क्यों? क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल्स था, जहां पे अच्छी एलुवियल सॉइल मिलेगी जो रिवर्स ऊपर से लेकर आ रही है, वहां पर तो आकर हमारे संथल सेटल हो जा रहे हैं, इनको जाना पड़ रहा है ऊपर यानी पथरीली जगहों पर। नेक्स्ट, दे गेव अप दिस मोबिलिटी, They gave up this mobile life and settled down। तो ये जो स्टेटमेंट है ये संथल से रिलेटेड है, ये वाली पहाड़िया से है। सेकंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू संथल्स। दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग कमर्शियल क्रॉप्स। ये भी संथल्स की बात हो रही है कि जब वो दामिनी गो वाली जगह पे रह रहे हैं तो वो कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दे इफेक्टिवली डेल्ट विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन संथल्स के रेफरेंस में। सो पहाड़िया से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ा था। सो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली कि जो फर्टाइल लैंड थे वो इनएक्सेसिबल हो गए थे उन्हें। ऑलराइट, तो जल्दी से अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793 वाज। तो आपको उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया था बंगाल में 1793 में। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये एक्ट 1793 में ब्रिटिशर्स द्वारा पास किया गया था। एंड इसके तहत क्या था कि जो ये एक एग्रीमेंट साइन कर दिया गया था जमींदार के साथ दैट दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। किनके साथ ये साइन करा गया था? बेसिकली जो राजा थे, जो तालुकदार थे, उनको जमींदार का एक ओहदा है तो पोजीशन दे दिया गया था। एंड वो बेसिकली ओनर ऑफ द लैंड नहीं है, दे आर द रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द लैंड। वो टाइमली रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे फार्मर्स से और ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इफ इन केस वो इस रेवेन्यू को डिपॉजिट करने में लेट हो रहे हैं, तो स्किप कर रहे, रेवेन्यू नहीं डिपॉजिट कर पा रहे हैं, सो जो उनकी जमींदारी है, जो उनको लैंड मिली है, उसकी ऑक्शन भी करी जा सकती थी। दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793 जो इंट्रोड्यूस करा गया था कब? जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटेशन लॉ पास्ड इन 1859 बाय द ब्रिटिश वाज टू। ये जो लिमिटेशन लॉ 1859 में पास करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो किस लिए पास करा गया था? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपको आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, जो इसका बेसिकली बात कर लेते हैं लिमिटेशन लॉ था क्या। सो जो रियोट्स थे, जो डेक्कन रीजन में 1850s के अराउंड हमारे फार्मर्स थे, उनकी क्या कंप्लेन थी कि जो मनी लेंडर्स है वो बहुत ज्यादा डिसीटफुल है, वो धोखेबाज है, वो ट्रेचरस है एंड वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मनी लेंडर्स जो फार्मर्स है, जो उनसे पैसा मांग रहे हैं। सो इतनी सारी कंप्लेंट्स को सुनते हुए फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या करा? 1859 में लिमिटेशन लॉ को पास करा। अब ये लिमिटेशन लॉ था क्या कि इसने बोल दिया था कि जो भी बॉन्ड साइन करे जा रहे हैं
मनी लेंडर्स और रियोट्स के बीच में, उसकी जो टाइम पीरियड होगी वो सिर्फ 3 इयर्स होगी और उसके बाद वो कोलैप्स कर जाएगी, उसके बाद से वो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगा जो भी बॉन्ड था। अब ये बनाया किस लिए गया था? ये जो मनी लेंडर्स वेल्थ एक्यूमुलेट करते जाते इंटरेस्ट के नाम पे, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। बट क्योंकि इंडियन मनी लेंडर्स थे तो उन्होंने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया था। उन्होंने क्या करा कि एवरी 3 इयर्स वो एक नया तरह का डॉक्यूमेंट वही साइन करवा लेते थे, जिसके अंदर जो प्रेजेंट जो प्रिंसिपल बोरो करा था वो अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट का भी बकाया रहता है वो, उन दोनों को मर्ज करके एक नया प्रिंसिपल बना देते थे और फिर उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देते थे। सो ये था लिमिटेशन लॉ जो 1859 में पास किया गया था। एंड इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस ये था टू स्टॉप मैनिपुलेशन एंड फॉर्जिंग ऑफ अकाउंट्स बाय मनी लेंडर्स। ये ऐसा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। तुम्हें एक पूरे चैप्टर का नाम दे दिया है एंड उसके अलग अलग उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑल राइट, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है? द 5th रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 एडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो 5th रिपोर्ट है वो बेसिकली क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पॉइंट पे पेश करने पेश करे जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो कितने एफिशिएंटली इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रही है। सो जो 5th रिपोर्ट थी, इट वाज द 5th ऑफ द सीरीज ऑफ द रिपोर्ट जो पेश करी जाती थी ईस्ट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को दिमाग में रख के। ऑलमोस्ट 1002 पेजेस थे इसके अंदर, ये जो रिपोर्ट थी उसके बारे में। ठीक है, 1813 में 5th रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करी गई थी। नेक्स्ट, जोटेदार्स वर क्वाइट पावरफुल देन द जमींदार्स ऑफ द नॉर्थ बंगाल। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नॉर्थ बंगाल, जब तुम फ्रांसिस बुचानन का वो पढ़ते हो, रिकॉर्ड्स पढ़ते हो, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, सो यू विल रियलाइज कि उन्होंने ये चीज मेंशन करा हुआ है कि जो जोटेदार्स थे ये रिच पीजेंट्स होते थे एंड दे वर क्वाइट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। ये कई बारी तो क्या करते थे, विलेजर्स को प्रमोट करते थे कि रिवेन्यू ब्रिटिशर्स को टाइमली ना दिया जाए, जमींदार्स को रिवेन्यू मत दो ताकि वो आगे ब्रिटिशर्स तक अपना रिवेन्यू डिपॉजिट ना कर पाए, अल्टीमेटली उसकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाए। वो जो ऑक्शन होती थी जमींदारी की, कई बार ये बोलते थे कि जोटेदार जी जाकर वो जमीन खरीद लेते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संथल्स वर अ ग्रेट डेंजर टू द पहाड़ियाज व्हेन दे सेटल्ड ऑन द पेरिफेरीज ऑफ द राजमहल हिल्स। इंडीड दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। संथल्स जो थे वो प्लॉ को यूज करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते थे, जिसके वजह से पहाड़ियाज के लिए डिफिकल्ट हो गया था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना। उन्हें संथल्स के सेटलमेंट के वजह से पहाड़ में ऊपर जाना पड़ा था और जिसकी वजह से सारी जो फर्टाइल लैंड थी वो उन्हें इनएक्सेसिबल हो गई थी। नेक्स्ट जो 4th स्टेटमेंट है, नो स्टेटमेंट्स वर ऑक्शन्ड इन बंगाल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो भैया हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हमें पता है कि 1797 में जो बर्धमान है वहां की जो जमींदारी थी उसका ऑक्शन किया जा रहा था। ये एनसीईआरटी के चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत अगर जमींदार अपने रेवेन्यू को टाइमली नहीं पे कर पा रहे तो उनकी जो लैंड है, जो उनकी जमींदारी है, उसका ऑक्शन कर दिया जाता था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द रेवेन्यू सेटलमेंट इन विच द कंपनी ऑफिशियल मेड सेटलमेंट विद द जमींदार्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वॉज। तो हमने बहुत बारी यही क्वेश्चन रिपीट कर लिया। आई होप अब तक तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया है कि करेक्ट आंसर है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। जमींदार वर्ड है, कंपनी ने करा है ये रेवेन्यू सेटलमेंट जमींदार के साथ। सो इट इज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ओनली, जिसके तहत जो तलुकदार थे या राजा थे उनको जमींदार का एक टैग, एक ओहदा दे दिया गया था। इनका काम क्या था कि टाइमली ब्रिटिशर्स को जो भी फिक्स्ड रेवेन्यू है उसको डिपॉजिट करते रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट फ्रॉम चंपारण दैट इज बिहार अप्रोच्ड गांधी जी टू एक्सप्लेन टू हिम द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट्स बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स एट दिस प्लेस। सो इसमें आपको 4 कांग्रेस के सेशंस के नाम बताए हुए हैं। आपको बताना एग्जैक्टली किस सेशन में जो चंपारण के अंदर इंडिगो प्लांटर्स के साथ अन्याय हो रहा था उसके बारे में गांधी जी को बताया गया। सो दिस वाज द एनुअल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लखनऊ। बेसिकली मोर और लेस लखनऊ और जो बिहार है वो आसपास भी है, तो आप ये भी थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अदरवाइज यू शुड नो कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस सेशन होता है, जिसके अंदर जो कांग्रेस, जिसका स्प्लिट हो गया था
1907 में, हमने पहले भी डिस्कस करा है, वो रीयूनाइट हो जाती है। सो इसी सेशन में चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स के साथ अन्याय हो रहा था उसके बारे में गांधी जी को बताया जाता है, जिसके बाद से वो चंपारण में जाकर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज एडवाइस महात्मा गांधी ट्रेवल्ड अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल। सो महात्मा गांधी किसके एडवाइस को मानकर ऑल ओवर इंडिया टूर करते हैं एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानते हैं, ताकि वो उस हिसाब से जो अपनी मूवमेंट है इंडिया में वो लॉन्च कर सके, स्टार्ट कर सके। सो ये उनको एडवाइस करा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, ही वॉज बेसिकली अ लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इनको क्या कहते हैं, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सो उन्होंने एडवाइस करा था कि इंडिया का टूर करे महात्मा गांधी, ताकि वो इंडिया एंड इंडिया के पीपल को अच्छे से समझ सके एंड अपने मूवमेंट को उस हिसाब से वो आगे प्रोसीड करे। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन about the place where a parallel government was set up during the Quit India movement. So ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सतारा। ऑलराइट, सतारा हमारी कहां पे है बेसिकली, तो सतारा इज इन महाराष्ट्र। सो 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, उसके बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करा जाता है सतारा में, सॉरी ऑल ओवर इंडिया। महात्मा गांधी का ये थर्ड इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। अब जो सतारा है वहां पे 1943 के अराउंड हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वहां के यंग लीडर्स हैं वो अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं एंड ये जो गवर्नमेंट थी ये वहां पे कंस्ट्रक्टिव वर्क करती है एंड लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। सो सतारा में ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी वहां के यंग लीडर्स द्वारा एंड वो 1946 तक इफेक्टिवली अच्छे से काम करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, apart from B.R. Ambedkar, who were prominent lawyer members in the Constituent Assembly? So हमें पता है कि Constituent Assembly जो थी उसके अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे एक लॉयर थे ही थे, ठीक है। He was also the chairman of the drafting committee. उसके अलावा हमारे और 2 कौन से लॉयर मेंबर्स थे? ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है के.एम. मुंशी एंड अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों जो थे ये भी लॉयर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। के.एम. मुंशी जो थे वो थे बेसिकली गुजरात से एंड अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर वाज फ्रॉम मद्रास। ऑलराइट, so they were other 2 prominent lawyers in the Constituent Assembly जिन्होंने जो भी डिस्कशंस हुई थे Constituent Assembly में उसके अंदर अपने relevant points पेश करे। Alright, next question है हमारा, who was the constitutional advisor to the government of India during making of the constitution? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है B.N. राव। Alright, so second option is the correct answer कि जो B.N. रॉय थे वो जो है ही वॉज अ सिविल सर्वेंट थे वो अलॉन्ग विथ S.N. मुखर्जी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 2 सिविल सर्वेंट्स थे, एक तो थे हमारे B.N. रॉय और दूसरे थे हमारे S.N. मुखर्जी। सो S.N. मुखर्जी जो थे ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन एंड ये जो थे B.N. रॉय ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने फरवरी 1948 में एक रफ ड्राफ्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर करा था और उसके ऊपर आगे फिर डिस्कशंस हुई थी। ऑलराइट, सो यही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the statement is identify the member of the constituent assembly who said, किन्होंने कहा I believe separate electorates will be suicidal to the minorities। सो ये स्टेटमेंट जिसका मतलब है कि अगर हम माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट स्टेटमेंट बना देंगे तो वो उनके लिए एक सुसाइड से कम नहीं होगा, उनके लिए बहुत ही मुश्किल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ये किसका कहना था? ये कहना था गोविंद बल्लभ पंत जी का। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। इनका कहना क्या था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना देंगे माइनॉरिटीज के लिए तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेन बाकी सोसाइटी से तो छट ही जाएंगे, एट द सेम टाइम ये मेन जो पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसमें भी ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो ही वाज टोटली अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स
for the minorities. All right, next question क्या है? A very important person of Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar. He was a lawyer and जो next profession है आपको ये बताना है कि B.R. Ambedkar का next profession क्या था. So along with being a lawyer, he was an economist. B.R. Ambedkar के बारे में अगर हम बात करें तो इनका मध्य प्रदेश में बर्थ हुआ था. आई गेस आपको पता होगा, जो मेहर कास्ट थी हिंदू में, ये इसको बिलोंग करते थे. बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है इन्होंने. एंड अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें सो यस, इन्होंने पूना पैक्ट साइन करा था महात्मा गांधी के साथ, विच वॉज बेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स का थोड़ा बहुत थीम था इसके ऊपर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करा था. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते रहिए. नेक्स्ट, अलॉन्ग विद बीइंग अ लॉयर ही वाज अ इकोनॉमिस्ट. एंड क्योंकि इनकी थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ टजल चलते रहते थे, स्टिल महात्मा गांधी के एडवाइस पे ये इंडिया के बाद जो मिनिस्ट्री बनते हैं, जो कैबिनेट बनती है, उसको ज्वाइन करते हैं एंड बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो ये सारी चीजें हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में. ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. और क्या था ये? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. Next question. Gandhiji marked the Independence Day on 15th August 1947 with a 24-hour fast because बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कोई धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट करा. उन्होंने रादर उस दिन 24 घंटे का एक फास्ट करा था. क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि द फ्रीडम दैट ही हैड स्ट्रगल्ड सो लॉन्ग फॉर हैड कम एट एन unacceptable price. What was that price? With a nation divided and Hindus and Muslims at each other's throats. कि जो आज़ादी के लिए हमने इतने साल तक जो जंग लड़ी थी, वो हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो जंग लड़ी आज़ादी के लिए, तो वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी थी कि हमें ब्रिटिशर्स से छुटकारा मिल जाए. और हमें मिल क्या रहा है? एक नेशन जिसका बंटवारा हो चुका है और हिंदूज और मुस्लिम्स जो यहाँ की दो कम्युनिटीज थी वो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन रखी है. सो महात्मा गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइप ऑफ पार्टीशन जो इंडिया का होता है, एंड दैट इज वाई ही ऑब्जर्व 24-hour फास्ट ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे. एंड उस टाइम पे ये दिल्ली में नहीं थे, ये बात याद रखना है कि ये इस टाइम पर कोलकाता में थे. कोलकाता के अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंट कम्युनल टेंशंस, मतलब वायलेंट कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो चुका था. क्यों? क्योंकि हमें पता है कोलकाता के आसपास भी इंडिया का बंटवारा हुआ था, वहां पे ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था. सो वहां पे बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन थी, उसी चीज को गांधी जी वहां पे शांत कर रहे थे. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इवेंट पहले है. ठीक है, आपको इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है. तो सबसे पहला ऑप्शन अगर उसकी हम बात करें तो वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था. रादर ये उनका फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था जिसके तहत उन्होंने बोल दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो जो भी लॉज बना रहे हैं वो इंडिया के फेवर में नहीं है. तो समवेयर अराउंड 1920 टू 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो इसकी टाइमलाइन थी, ये लॉन्च हुआ था और 2 साल ऑलमोस्ट ये फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट है आपका कैंपेन अगेंस्ट द रोलैट एक्ट. तो अगर हम रोलैट एक्ट की स्पेसिफिकली बात करें सो रोलैट एक्ट 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी उसने ये एक्ट पास किया था जिसके तहत ब्रिटिशर्स को पावर मिल गई थी कि वो इंडियंस को 2 इयर्स के लिए क्या कर सकते हैं? डिटेन में, जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी रीजन, विदाउट कोई चीज चेक करे, जस्ट सस्पेक्ट के बेसिस पे भी वो इंडियंस को जेल में डाल सकते हैं फॉर 2 इयर्स. सो ये था हमारा कैंपेन अगेंस्ट द रोलैट एक्ट जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सो डेट होगी 6 अप्रैल को नेशन वाइड एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करा गया था. नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज गांधी इरविन पैक्ट. सो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करें तो ये जो है साइन किया गया था 1931 मार्च में.
ठीक है। सो 1931 मार्च में गांधी इरविन पैक्ट को साइन करा गया था। ये पैक्ट साइन करने के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो भी इंडियन लीडर्स हैं जो जेल में हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा और महात्मा गांधी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे रिलेटेड आपके नेक्स्ट 2 ऑप्शंस है विच इज सॉल्ट मार्च। सो अगर सॉल्ट मार्च की बात करें सो ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया था। कहां से? फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी कोस्ट। किस लिए? कि इंडियंस को अलाउड नहीं था अपना खुद का सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना। ये जो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी ओवर द सॉल्ट ये खत्म करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। एंड जैसे ही सॉल्ट मार्च हमारा लॉन्च होता है, जब गांधी जी डांडी कोस्ट पे पहुंचते और सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बनाते हैं, उससे क्या स्टार्ट हो जाता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एंड लास्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं। सो ये कब कंडक्ट किया गया था? 7 सितंबर 1931 के अराउंड जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया था समवेयर अराउंड टिल दिसंबर। जो दिसंबर है 7 सितंबर टू दिसंबर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लास्ट करता है। इस बारी इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है, महात्मा गांधी इसको अटेंड करते हैं। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं कि महात्मा गांधी एंड बी.आर. अंबेडकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विच अल्टीमेटली लेड टू द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट। ठीक है। सो ये है आपके अलग अलग क्रोनोलॉजी, अलग अलग डेट्स जब ये अलग अलग इवेंट्स हुए थे। अगर आप उस हिसाब से चेक करें सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, BADCE। सबसे पहले हमारा रोलैट एक्ट के अगेंस्ट कैंपेन होता है 1919 में, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, फिर हमारा डी ऑप्शन है 1930 में सॉल्ट मार्च, फिर है सी गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 मार्च बिगिनिंग में है, एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर मार्च के बेसिकली 1931 के एंड में है। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द गिवन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो 1336 में जो है इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसको 2 ब्रदर्स थे हरिहरा एंड बुक्का, विजयनगर एम्पायर को इन्होंने इस्टेब्लिश करा था। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द पोर्टुगीज। सो इट वॉज इन 1510 कि जो पोर्टुगीज थे वो गोवा को कॉन्कर करते हैं एंड ऑलमोस्ट 450 ईयर्स के लिए पोर्टुगीज गोवा पे रूल करते हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो ये ईयर आपको याद होगा 1206 में दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी। इट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करा था। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपका 4th ऑप्शन है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बहामनी किंगडम। सो जो बहामनी किंगडम है ये एक मुस्लिम किंगडम होता था इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। 1347 में बहामनी किंगडम को एस्टैब्लिश करा था अला अल दिन बहामन शाह ने। सो ये है आपके 4 इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसके करेक्ट आंसर की बात करें सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, CADB, दैट इज द राइट सीक्वेंस फॉर दिस आंसर। सबसे पहले हमारा दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद से हमारा विजयनगर एम्पायर, फिर बहामनी किंगडम एंड लास्ट में गोवा को पोर्टुगीज जो है वो कॉन्कर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर ये हम एक टाइमलाइन बना ले, ठीक है, और ये समझ लीजिए आपका 0 सेंचुरी है, इसके इधर जितनी भी चीजें हैं वो बिफोर कॉमन एरा वाली डेट्स हैं और इसके इस साइड जितनी भी चीजें हैं वो कॉमन एरा वाली डेट्स है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 200 BCE है, ये 100 BCE है, फिर ये 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है, ये आगे ऐसा और एक्सटेंड हो रहा है। सो जो सबसे पहले बात करें अगर हम जो 5 ऑप्शंस दी हैं, सो चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में चोलास, चेरास एंड
पांड्यास हमें 200 बीसी के आसपास देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे। ये संगम एज था जहां पे जिस टाइम पे संगम लिटरेचर भी प्रोड्यूस करी गई थी, उस टाइम पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास साउथ इंडिया में रूल करते थे। नेक्स्ट जो है 100 बीसी, तो जो शाकाज है, शाकाज की हमें प्रेजेंस इंडिया में, जो जिनको हम इंडो साइथियंस भी कहते हैं, उनकी हमें प्रेजेंस 100 सेंचुरी बीसी के आसपास देखने को मिलती है। एंड ये जो थे ये ईरानियन नोमैडिक पीपल थे जो इंडिया में आते हैं 100 बीसी के अराउंड। नेक्स्ट अगर बात करें हम कुशन्स की, जो आपका डी ऑप्शन है, सो समवेयर अराउंड 100 कॉमन एरा, टाइम नोटिस करिएगा 100 कॉमन एरा के आसपास कुशन्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इट वाज कजुला कटफिसेस जिन्होंने कुशन एम्पायर को इंडिया में एस्टैब्लिश करा था। एंड वी नो कि जो मोस्ट फेमस कुशन रूलर है वो है हमारे कनिष्का, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कन्वीन कराई थी। ठीक है, इसके बाद से आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है गुप्तास, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सो समवेयर अराउंड 320 बीसी में हमें गुप्ता डायनेस्टी जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। कुछ लोग श्रीगुप्त को कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर, लेकिन श्रीगुप्त और उनके बेटे जो घटोत्कच थे उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, जो फैक्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो इसलिए सम पीपल आल्सो एट्रीब्यूट चंद्रगुप्त वन एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आपका लास्ट ऑप्शन है दैट इज पुष्यभूति। जो पुष्यभूति है ये आपको ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी के में देखने को मिलती है पुष्यभूति डायनेस्टी। इसको हम वर्धमान डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो हमारे कौन हर्षवर्धन, सॉरी नॉट वर्धमान, वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। एंड जो हमारे हर्षवर्धन है वो उसी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। सो ये अगर आप टाइम पीरियड को अच्छे से एक बार चेक करें, उस हिसाब से ऑप्शन चेक करिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो आई बिलीव आपको ये टाइम पीरियड अच्छे से समझ में आया है कि इंडिया जो आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर सबसे पहले इंडिया में कौन सी डायनेस्टी आई थी? इट वाज चोलास, चेरास एंड पांड्यास। कहां पे रूल करते थे ये? साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु वाला स्पेसिफिकली रीजन है वहां पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास का रूल हुआ करता था। जस्ट आफ्टर दैट इंडो साइथियंस या तो फिर हमारे शाकाज आते हैं 100 बीसी के अराउंड, फिर कुशन डायनेस्टी आती है एंड कुशन के बाद आती है गुप्ता डायनेस्टी, जिसको बहुत ज्यादा समुद्रगुप्त इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। एंड उसके बाद से हमारे पुष्यभूतिज आते हैं। सो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर, सबसे पहले है आपके चोलास, चेरास एंड पांड्यास। यानी सबसे पहले आप देख लीजिए कहां पे बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन एक ही जगह सबसे पहले विच इज ऑप्शन नंबर 2nd। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक्सप्लोर्स द एक्टिविटीज इन इंडिया, द चेंजेस गॉन थ्रू इंडियन सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द लीडर्स इन द सोशल मूवमेंट्स। आपको करना क्या है? इन सभी इवेंट्स को एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो जल्दी से चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस है। सबसे पहला है जलियांवाला बाग मैसेकर। सो वी नो 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। इट वाज बैसाखी इन पंजाब, जब गोल्डन टेम्पल के आसपास जो जलियांवाला बाग है वहां पे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रोलैट एक्ट, और जनरल डायर वो जो इकलौता एंट्रेंस था उस जलियांवाला बाग पर उसको ब्लॉक कर देता है एंड ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देता है। इसमें कई सारे इंडियंस मारे जाते हैं। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट वी नो कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा था महात्मा गांधी ने। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड एज कांग्रेस गोल एट लाहौर। सो वी नो दैट कि जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था वो 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। और इसके अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला था कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स से, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। सो ये 1929 दिसंबर की बात है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी विजिटेड नोआखली एंड अदर रायट टॉन एरियाज टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस। 1946 में इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी
स्पीकर्स ऑफ द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर ए सेपरेट कंट्री, एंड इसी चीज को शांत करने के लिए नोआखली में यानी प्रेजेंट डे ये बांग्लादेश में, उस टाइम पर ये इंडिया में बंगाल में बिलोंग करता था ये रीजन, महात्मा गांधी वहां पे तो कम्युनल वायलेंस को कम करने की कोशिश कर रहे थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका महात्मा ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो वी नो इट वेरी वेल कि इट वाज ऑन इन 1915, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं एंड इसके बाद से वो इंडिया में आके अपने सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं आफ्टर एक्सटेंसिवली टूरिंग इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, तो आपको बताना है कि पॉलिटिकल गुरु कौन है। सो अगर हम इन सभी इवेंट्स को चेक करें तो हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 EACBD। ऑलराइट, ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है, सो आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बिल्कुल सही बात है। ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज ऑन डाइवर्जेंट इश्यूज, पढ़े लिखे थे इनको अलग अलग इश्यूज के बारे में पता था, इनका ओपिनियन था, इन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्रेस करा था। ही वॉज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर फॉर इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। ही सपोर्टेड NG रांगा ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, स्टेटमेंट गलत है। ही गेव रिजर्वेशन टू द माइनॉरिटीज, भी स्टेटमेंट गलत है। सो वी सी ओनली फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट A, B एंड C आर करेक्ट। उस हिसाब से आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, ठीक है। सो आंसर नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द हड़प्पन रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन वर्क। तो जो हड़प्पन रीजन है, बेसिकली आपको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3 टाइम पीरियड के अंदर डिवाइडेड थी। एक बार मैं अच्छे से आपको दोबारा ये टॉपिक करा देता हूं कि आपको अच्छे से याद रहे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो 3 टाइम पीरियड में डिवाइडेड थी। एक था हमारा अर्ली हड़प्पन, दूसरा था हमारा मेच्योर हड़प्पन एंड नेक्स्ट था हमारा लेट हड़प्पन, ठीक है। सो जो अर्ली हड़प्पन वाली जो टाइम पीरियड थी दैट वाज समवेयर अराउंड 3300 BCE टू 2600 BCE, ठीक है। ये सारे टाइम पीरियड्स बेसिकली आपके BCE में जाएंगे। एंड जो मेच्योर हड़प्पन था वो था 2600 टू 1900 BCE, ठीक है। एंड लास्टली जो डिके ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो 1900 टू 1300 BCE तक ऑलमोस्ट जाता था। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली मेच्योर हड़प्पन की जो पहले वाला ये जो अर्ली हड़प्पन या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। सो अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी, यस दिस इज करेक्ट। एग्रीकल्चर एंड पेस्टुरिज्म प्रैक्टिस किया जाता था उस टाइम पे, विच इज ट्रू। नो क्राफ्ट, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि नहीं, क्राफ्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया जाता था वहां पे। जो सेटलमेंट्स थे वो मेच्योर हड़प्पन के पहले वाले पीरियड में वर जनरली स्मॉल एंड दे वर virtually no large buildings, तो भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ दीज कल्चर्स हैड कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थ्रू सी रूट, तो इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है कहीं पे। सो व्हाट वी सी ऑप्शन नंबर A, B और D जो है वो तुम्हारे करेक्ट है। इस हिसाब से तुम्हारा आंसर नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है दे यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आपको बताना है कि वो जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके लिए कल्चर टर्म यूज करे जा रहे हैं, सो उनके क्या फीचर्स है, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन क्या था, दोज आर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, कि कल्चर वर्ड यूज कर रहे हैं हम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिनका एक डिस्टिंक्टिव, एक अपना अलग से स्टाइल है। सो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि दोज आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि जो कल्चर वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेसिफिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करा गया है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। दोज आर प्रेशियस, इनकरेक्ट है। दोज आर मेड ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, भी भैया गलत है। सो इस हिसाब से आपके दो ऑप्शंस, पहले A और B स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
The sources that historians use to understand the development between 6th century BCE to 6th century CE include, कौन कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज करते हैं 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक की जो सोसाइटी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए. सो दीज आर इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट. करेक्ट. जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी चीज जो एनग्रेव करके लिखी गई है किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर. सो इंस्क्रिप्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. जो रॉक एडिक्ट्स हो गया, जो मेटल्स के ऊपर या पिलर्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस है उसके थ्रू में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड. कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, NUMISTACIS. सो ये न्यूमिस्मैटिक्स हो गया. नेक्स्ट कल्चर एंड विजुअल आर्ट, तो ये भी करेक्ट है. ओरल हिस्ट्री एंड मेंटालिटीज ये इनकरेक्ट है. न्यूज़पेपर्स एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी गलत है. तो उस हिसाब से अगेन आपके A, B एंड C ऑप्शंस करेक्ट है, विच इज 4th ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following were the major developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. सो बेसिकली आपको पता है कि समवेयर अराउंड 1300 BCE हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी. उसके नेक्स्ट 1500 साल में इनमें से कौन सी चीजें नहीं हुई हैं, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज बताना है. डायरेक्टली उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी चीजें हुई हैं. सो पहला द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड. इट इज वेरी करेक्ट. ऋग्वेदा हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद ही कंपोज किया गया था समवेयर अराउंड 1000 BCE में. Agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent besides emergence of pastoral population. ये भी आपका ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ द मेगालिथ्स emerged. सो मेगालिथ्स क्या थे? दीज वर द लार्ज ब्यूरियल साइट्स, बड़े बड़े पत्थर जहाँ के जिसके नीचे लोगों को दफनाया जाता था. सो इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ द भक्ति लिटरेचर. सो हाँ, भक्ति लिटरेचर फॉर श्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ही प्रोड्यूस करे गए थे, बट नेक्स्ट 1500 ईयर्स में प्रोड्यूस करे गए थे. इनको कंपाइल करा गया था समवेयर अराउंड 8th सेंचुरी CE या तो 10th सेंचुरी CE के अराउंड. सो ये बहुत ही ज्यादा गैप के बाद हो रहे हैं. नेक्स्ट लैंड ग्रांट्स वर मेड बाय प्रभावती गुप्ता. सो ये जो गुप्ता रूल डायनेस्टी की बात हो रही है, इवन ये भी 1500 साल के टाइम स्पैन में नहीं हुआ. जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया उसके बाद हुआ है. सो जो करेक्ट 3 स्टेटमेंट्स है वो हमारे A, B और C, और उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनता है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1. ऑल राइट, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो चूज द ऑप्शन विच आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हिल स्टेशंस ऑब्जर्व्ड अंडर द ब्रिटिश रूल. आपको 5 स्टेटमेंट्स बताई दी गई हैं. यू हैव टू करेक्ट द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओवरऑल इसमें 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी. सो पहला पढ़ते हैं. हिल स्टेशंस बिकेम स्ट्रैटेजिक प्लेस फॉर बिलेटिंग ट्रूप्स. बिलेटिंग का मतलब होता है किसी को कहीं पे ठहराना. सो ये करेक्ट है कि हाँ, ट्रूप्स यहाँ पे रुकते थे, जो आर्मी थी वो यहाँ पे रुकती थी. हिल स्टेशंस वर सैनिटेरियम. सैनिटेरियम क्या होते हैं? दीज आर द प्लेसेस फॉर द रेस्ट प्रोवाइडेड टू द सोल्जर्स. सो हाँ, सोल्जर्स को हिल स्टेशंस में रेस्ट भी कराया जाता था. नेक्स्ट, हिल स्टेशंस वर डेवलप टू सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी. सो मोर और लेस हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को तो कभी डेवलप करने की बात ही नहीं करी थी. सो इस स्टेटमेंट को हम खारिज कर देते हैं. नेक्स्ट, हिल स्टेटमेंट्स वर डेवलप टू रिक्रिएट सेटलमेंट दैट वर रेमिनिसेंट ऑफ होम. किसके लिए रेमिनिसेंट ऑफ होम थे? ये ब्रिटिशर्स के लिए. रेमिनिसेंट यानी घर की जो याद बेसिकली ताजा करे. सो जो ब्रिटिशर्स है वो ज्यादातर यूरोपियन रीजन को बिलोंग करते थे. अब हमें पता है वहां का वेदर कैसा है, लाइक कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है वहां पे. सो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, गर्मी के महीनों में पहाड़ों में चले जाते थे, वहां के ठंडे वेदर को एंजॉय करते थे. एंड जब विंटर्स आती थी तो वो वापस प्लेन्स में आ जाते थे. सो रादर इवन इन 1864 में शिमला को कैपिटल, समर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था सर जॉन लॉरेंस ने. ऑल राइट, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. हिल स्टेशंस वर डेवलप्ड फॉर अर्बनाइजेशन एंड टूरिज्म. गलत है ये स्टेटमेंट. सो सिर्फ A, B और D स्टेटमेंट्स करेक्ट है, जिस हिसाब से आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो चुका है. ये 1864 क्या है कि शिमला को इंडिया का समर कैपिटल बना दिया गया था. ऑल राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट 1 में आपको कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में कुछ लोकेशंस के नाम है, आपको उनको मैच करना है। देखा जाए तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है कि कौन किस जगह से लीड कर रहा था उस रिवॉल्ट को। सो हमें पता है रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की रानी थी, उनको झांसी की भी रानी कहते हैं। सो शी वाज हेडिंग द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फ्रॉम झांसी। नाना साहेब की बात करें सो ही वाज द लीडर फ्रॉम कानपुर, ये सक्सेसर थे पेशवा बाजीराव 2 के। फिर बात करें कुंवर सिंह की, सो कुंवर सिंह हमें पता है कि ये एक रिच जमींदार थे, बिहार में एक आरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। सो कुंवर सिंह बिहार से रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड कर रहे थे। एंड लास्ट है हमारा बिरजुस कादिर। सो बिरजुस कादिर जो थे वो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, तो ऑफ कोर्स वो कहाँ के रूलर हुए, लखनऊ के, क्योंकि जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो लखनऊ के नवाब थे। सो ये रहा आपके ऑप्शन। उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ए का आपका सेकंड जा रहा है, बी का आपका थर्ड जा रहा है, सी का फोर्थ जा रहा है एंड डी का फर्स्ट। उस हिसाब से पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दिए गए हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। जो लिस्ट 1 है उसके अंदर आपको 4 लोकेशंस के नाम दिए गए हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, एंड लिस्ट 2 में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर्ड है। आपको बताना है कि ये इंफॉर्मेशन किस लोकेशंस के लिए रेलेवेंट है, किस लोकेशन को डिस्क्राइब करती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सो वो है चन्हू दारो की। सो चन्हू दारो बेसिकली हमारा क्या है, पाकिस्तान के अंदर। अगर इसकी प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करें तो ये पाकिस्तान में प्रेजेंटली है। एक छोटी हड़प्पन साइट होती थी ये, और इंडस वैली की साइट होती थी, एंड इट इज फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कई तरह के बीड्स या तो फिर शेल कटिंग वगैरह के वो मिलेंगे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले थे। नेक्स्ट है शॉटूगई। तो शॉटूगई की अगर हम बात करें तो शॉटूगई इज इन अफगानिस्तान। शॉटूगई कहाँ पे है, हमारा अफगानिस्तान में है। एंड यहाँ पे क्या मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन शॉटूगई। नेक्स्ट है बनवाली। ये बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। सो यहाँ पे क्या चीज मिला है, यहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉ मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा क्या होती है, बर्न्ट क्ले होती है, प्लॉ के टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। एंड लास्ट है धोलावीरा। सो धोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वॉयर मिला है। धोलावीरा हमारा कहाँ पे है, गुजरात में है। सो ये रहे आपके 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस। उस हिसाब से चारों जगह की डिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या बनता है, ए के हिसाब से आपका जा रहा है 3। सो A3 आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रहा है, विच इज सेकेंड ऑप्शन। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, चेक करते हैं इसका क्या आंसर होगा। सो लिस्ट 1 में आपको 4 लीडर्स के नाम दिए हैं। लिस्ट 2 के अंदर आपको कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है कि उनका क्या रोल रहा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। आपको बताना है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन किस लीडर के साथ मैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले लीडर है हमारे बी पॉकर बहादुर। तो बी पॉकर बहादुर के बारे में अगर मैं बताऊं, सो 28 लीडर्स थे मुस्लिम लीग के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रुक जाते हैं, जो इंडिया में रुक जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पार्ट बनते हैं, उनमें से एक थे बी पॉकर बहादुर। एंड ये क्या चाहते थे, ही वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू कंटिन्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे आरवी धुलेकर। सो आरवी धुलेकर की बात करें, सो ये जो है ये हमारे यूनाइटेड प्रोविंस के लीडर थे। जो बी पॉकर बहादुर थे ये मद्रास के लीडर थे, और आरवी धुलेकर जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस के लीडर हैं। सो ही वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ऑफ कोर्स यूनाइटेड प्रोविंस को बिलोंग करते हैं, वहां पे तो हिंदी बहुत ज्यादा डोमिनेंटली बोली ही जाती थी, यानी प्रेजेंट डे यूपी बिहार का जो रीजन है। सो ही प्लीड फॉर मेकिंग हिंदी अ नेशनल लैंग्वेज। रादर एक इंसिडेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने बोला कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं और सारी डिस्कशंस भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम हिंदी में ही करेंगे। सो कई सारे लीडर्स इस बात पे भड़क पड़े कि नहीं भाई, नहीं आती है सबको हिंदी, तो हम हिंदी में कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि व्हेन यू आर सपोज्ड टू लिव इन हिंदुस्तान, जब तुम्हें हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी नहीं बोलनी आएगी तो तुम्हें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इनके स्टेटमेंट को लेकर।
सो ये आरवी धुलेकर के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। सो हमें पता है जवाहरलाल नेहरू इज द पर्सन हु हैड इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा था। इट रिफ्लेक्टेड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हु वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है सोमनाथ लहरी। सो सोमनाथ लहरी एक कम्युनिस्ट लीडर थे। एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ही सॉ द डार्क हैंड ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आपका मैच द फॉलोइंग आया है इस क्वेश्चन पेपर में। वो क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक बार जल्दी से पहले इसका आंसर डिस्कस कर ले तो हिसाब से क्या बनता है। सो वी सी फर्स्ट बी पॉकेट बहादुर फर्स्ट का आपका सेकंड। अब आपको सेकंड एक ही जगह दिखाई दे रहा है, आगे इसको जल्दी से मैच कर लेते हैं। बी का 1 करेक्ट है, सी का 4 करेक्ट है एंड डी का 3 करेक्ट है। तो बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैच द फॉलोइंग था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। चारों ऑप्शन आप नोटिस करेंगे, उन्होंने यहाँ पे अपना सत्याग्रह या कोई ना कोई मूवमेंट करा था। एंड लिस्ट 2 क्या है, इन्हीं जगह पर जो उन्होंने सत्याग्रह या कोई भी मूवमेंट करा था उससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डांडी। सो वी नो वेरी वेल कि जो डांडी है वो सॉल्ट मार्च से एसोसिएटेड है। महात्मा गांधी ने 1930 में 12 मार्च को एक वॉक स्टार्ट कर दिया, एक मार्च स्टार्ट किया था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी कोस्ट, जहां पे उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके ब्रिटिश की मोनोपोली जो थी सॉल्ट के ऊपर वो तोड़ी थी। सो ए का है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है चंपारण। सो वी नो वेरी वेल कि चंपारण के अंदर क्या था, गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह करा था इंडिया में आके वो चंपारण में ही करा था। इट वॉज अगेंस्ट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट्स बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। जबरदस्ती पीजेंट से इंडिगो उगवाया जा रहा था चंपारण बिहार में, जिस करके लैंड जो था वो बंजर हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम फार्मर्स को करेक्ट रिम्यूनरेशन जो उन्हें पैसे मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिल रहे थे ब्रिटिशर्स के तरफ से। नेक्स्ट है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। सो खेड़ा के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च करा था एंड ये थर्ड प्लेस थी इंडिया में आने के बाद जहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च करा था। उसके पहले जो फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद, वहां पर उन्होंने कर दिया था। सो खेड़ा सत्याग्रह का क्या इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे उन्होंने क्यों सत्याग्रह करा था। इट वॉज फॉर द डिमांड फॉर रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ हार्वेस्ट। बेसिकली उस टाइम पर हार्वेस्ट का जो फेलियर वगैरह तो आया ही था, साथ साथ प्लेग एपिडेमिक भी फैली थी, इस करके क्रॉप फेलियर हुआ था, प्लेग एपिडेमिक फैला था। सो बेसिकली फार्मर्स डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स से कि उनसे टैक्सेस ना लिया जाए, जो कि ऑलरेडी उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। नेक्स्ट क्या है अहमदाबाद। लास्ट एक ही ऑप्शन बच रहा है, बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे हाइक इन द सैलरी, जो उनके ओनर्स थे वो देने को रेडी नहीं थे। सो इसलिए अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च करा था एंड एक पॉइंट पर उन्हें हंगर स्ट्राइक भी करना पड़ा, तब जाकर कहीं फाइनली जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के टेक्सटाइल मिल के जो ओनर्स थे उन्होंने उनकी डिमांड को फुलफिल करा। सो उस हिसाब से अगर हम आंसर को चेक करें, ए का जाता है आपका थर्ड। सो 2 के ऑप्शंस में आपको ए के 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी या तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है चंपारण 1। जैसे ही आपको इस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है कि बी का 1 है, एक बार आगे चेक कर लीजिए, सी का 4 है एंड डी का 3rd, डी का 2nd। सो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग है। इसमें जो क्वेश्चन आप चेक करेंगे, लिस्ट 1 के अंदर आपको 4 हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं एंड जो लिस्ट 2 है उसके अंदर स्टेट्स मेंशन्ड है। सो यू हैव टू मैच द हड़प्पन साइट कि वो किस स्टेट में लोकेटेड है। सबसे पहला जो आपका ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो वह है कालीबंगन, बनावली, लोथल, बालाकोट, और आपके 4 स्टेट्स कौन से, सिंध, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। सबसे पहले कालीबंगन के बारे में डिस्कस करते हैं। कालीबंगन जो है सो ये एक हड़प्पन साइट थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो हमारी राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान में है यानी इंडिया में है
एंड यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिली है, यहाँ पे हमें वुडन प्लॉ देखने को मिला था, ठीक है, वुडन प्लॉ भी देखने को मिला है एंड इवन वुडन ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ देखने को मिला है अलॉन्ग विथ अ फ्यू फायर ऑल्टार्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बनवाली। सो ये जो है ये हरियाणा में लोकेटेड है एंड यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि बनवाली में हमें क्या चीज देखने को मिला था, टेराकोटा का प्लॉ देखने को मिला था, टेराकोटा का प्लॉ मॉडल देखने को मिला था यहाँ पे एंड अलोंग विद टेराकोटा प्लॉ मॉडल हमें यहाँ पे मिलेट्स, थोड़े बहुत चार्ड यानी थोड़े बहुत जले हुए बारले भी मिले थे। नेक्स्ट है हमारा लोथल। सो इफ वी टॉक अबाउट लोथल, सो लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है एंड ये एक हमारा पोर्ट टाउन होता था। सो हमें यहाँ पर क्या एक डॉकयार्ड देखने को मिला है और डॉकयार्ड के साथ हमें यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी देखने को मिला है। डॉकयार्ड क्या होती है, वो जगह जहाँ पर बोट्स की मेंटेनेंस होती है, शिप्स की मेंटेनेंस होती है। एक ऑप्शन जो आपका और बच गया है दैट इज बालाकोट। सो इफ वी टॉक अबाउट बालाकोट, इट इज सिचुएटेड इन सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। बालाकोट इज इन सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यहाँ पर हमें क्या चीज देखने को मिला है, यहाँ पे हमें फर्नेस जो भट्टी होती है वो देखने को मिली थी। सो आप इस हिसाब से अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिए। ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें इस टॉपिक के बारे में पता है। सबसे पहले कालीबंगन, कालीबंगन इज इन राजस्थान। सो आपका ए का जाएगा सीधा 3 की ओर एंड अब आप जल्दी से चेक कर लीजिए कि ए के साथ 3 किस किस ऑप्शंस में मौजूद है। जिस ऑप्शन में मौजूद आप उसको आगे रखिए एंड बाकी दोनों को तो सीधा ही कट कर दीजिए। सो यू कैन सी कि ए के साथ थर्ड या तो आपकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या तो थर्ड ऑप्शन या तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो व्हेन यू गो टुवर्ड्स द सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा बनवाली। सो बनवाली हमारा कहाँ पे, ये लोकेशन है हरियाणा के अंदर। सो लेट्स सी कि बी के साथ फोर्थ किस ऑप्शन में है। सो बी के साथ फोर्थ दोनों ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल इज इन गुजरात। तो सी हमारा सी के साथ सेकेंड यानी गुजरात किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2। सो विच मीन्स द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर फिर उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। एंड बालाकोट इज इन सिंध पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से आपके स्टार्ट होते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला पैसेज जो है मैं फट से रीड कर देता हूं, सिर्फ एक बार रीड करूंगा फिर सीधा 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे या जितने भी हैं। So this is one of the main source of our knowledge about what the rebels wanted. Section 1 regarding zamindars. So it is evident that the British government in making zamindari settlements have imposed exorbitant jummas, that is revenue demand, and have disgraced and ruined several zamindars by putting up their estates for public auction for arrears of rent, in so much in the institution of a suit by a common road, a maid servant or a slave. The respectable zamindars are summoned into the court, arrested, put in gaol and disgraced. In litigation regarding zamindaris, the immense value of stamps and other unnecessary expenses of the civil courts are all calculated to impoverish the litigants. Besides this, the coffers of the zamindars are annually taxed with the subscription for schools, hospitals, roads, etc. Such extortions will have no manner of existence in the Badshahi government, but on the contrary, the Jummas will be light, the dignity and honor of the zamindars safe, and every zamindar will have absolute rule in his own zamindari. So ये आपका पैसेज, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेट्स सी। पहला है चूज द मीनिंग ऑफ रियोट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो वी शुड नो, आई गेस आपको पता होगा ऑलरेडी कि रियोट वर्ड जो है वो पीजेंट्स के लिए यूज करा जाता है डेक्कन वाले रीजन में। सो इसका आंसर तो सीधा यही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड यूज फॉर रेवेन्यू डिमांड फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो हमें सेकेंड लाइन के अंदर ये एकदम क्लियरली दिखा था, 2 ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट के अंदर थी, विच मीन्स कि इवन ब्रैकेट वाले वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज जुम्मास। जुम्मास मीन्स रेवेन्यू डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस अपील टू द जमींदार वॉज इशूड बाय, कि ये पैसेज जो भी है तो ये जो अपील थी किसने इशू करी थी। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अगर आपने पहली लाइन पे ध्यान दिया था सो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि ये जो
अपील था ये रिबेल्स ने इशू करा था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ अ नॉलेज अबाउट व्हाट द choose the most appropriate promises from among the following which were made to the zamindars in this proclamation। so अगर हम promises की बात करें तो हमें लास्ट के कुछ लाइंस के अंदर उन promises का डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिला था। rates of revenue demands will be permanently fixed। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर विल बी डन, रेवेन्यू डिमांड्स विल बी लाइट। सो यहां से शुरू होता है जुम्मास विल बी लाइट विच इज करेक्ट। नेक्स्ट द डिग्निटी एंड ऑनर विल बी सेव्ड, यही लाइन आगे लिखी हुई है। एंड एवरी जमींदार विल हैव एब्सोल्यूट रूल इन हिज ओन जमींदारी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी डी एंड ई ऑप्शन हमारे करेक्ट है, यानी फोर्थ आंसर आपका सही आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, द जमींदार्स वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस रीजन से डिससेटिस्फाइड थे? सो ये बेसिकली आपके पूरे ही पैसेज का क्रक्स निकलने वाला है, ध्यान से रीड करिएगा। ड्यू टू हाई जुम्मास, हाँ हमें पता है कि हाई जुम्मास करके वो खुश नहीं थे, हाई रेवेन्यू करके। ड्यू टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द सिविल कोड, दिस इज वेरी ट्रू, उन्हें ही सारा कुछ बेयर करना पड़ता था एक्सपेंसेस। अनपेड रेंट्स लेड टू द ऑक्शंस ऑफ द एस्टेट्स ऑफ जमींदार्स, ये भी हमें पता है। लास्ट, ड्यू टू मोनोपोलाइजेशन ऑफ द ट्रेड। सो फोर्थ ऑप्शन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इस हिसाब से दोबारा ए, बी एंड सी स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज ऑप्शन नंबर डी, सी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको एक और पैसेज दिया गया है, न्यू पैसेज है। सो आई विल रीड इट अगेन फॉर यू एंड उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस है हम उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So the term harem is frequently used to refer to the domestic world of the Mughals. It originates in the Persian word haram, meaning a sacred place. The Mughal household consisted of the emperor's wives and concubines, his near and distant relatives, उसके अंदर mothers, step and foster mothers, sisters, daughters, daughter-in-laws, aunts, children, ये सारे काउंट होते हैं, and female servants and slaves too. So polygamy was practiced widely in the Indian subcontinent, especially among the ruling groups. In the Mughal household, a distinction was maintained between wives who came from the royal families and other wives. जो royal families थी उनको begums कहते थे, and otherwise aghas who were not of noble birth. So the begums began married after receiving huge amounts of cash and valuables as dower or mahar, naturally received a higher status and greater attention from their husbands than did aghas. So the concubines, which means agacha or the lesser agha, occupied the lowest position in the hierarchy of females intimately related to royalty. They all received monthly allowances in cash, supplemented with gifts according to their status. The lineage-based family structure was not entirely static. The agha and the agacha could rise to the position of a begum depending on the husband's will, and provided that he did not already have 4 wives. So love and motherhood played important roles in elevating such women to the status of legally wedded wives. Apart from wives, numerous male and female slaves populated the Mughal household. The tasks they performed varied from the most mundane to those requiring skill, tact and intelligence. Slave, neuts, Khwaja-Saraz, that is, may moved between the external and internal life of the household as guards, servants, and also as agents for women dabbling in commerce. All right. So, पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हु वर द आघास? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एम्परर्स डॉटर, एम्परर्स सन, द वाइफ्स हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ, एंड द इंचार्ज ऑफ हराम और हैरम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। द बेगम्स, हमारी आगाज कौन थी? दीज वर द वाइफ्स हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मुगल्स हाउस होल्ड डिडंट कंसिस्ट ऑफ। सो हमने पढ़ा था वाइफ्स उसकी पार्ट थी, कॉन्क्यूबेंस पार्ट थी, अडल्ट सन्स एंड ब्रदर्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। सो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वाइफ्स, कॉन्क्यूबेंस, नियर एंड डिस्टेंट फीमेल रिलेटिव्स, फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, ये सारी मुगल हाउस होल्ड के पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स वॉज कॉल्ड, तो ये बिल्कुल ही फर्स्ट लाइन के ऊपर में आपको मेंशन दिख जाएगा कि उसको हैरम कहते थे, कि मुगल के डोमेस्टिक हाउस होल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, द बेगम्स रिसीव्ड अ हायर स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम द एम्परर बिकॉज। सो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ आपको आपके पैसेज में मिलेगा। द बेगम्स वर मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स एज महर। ये जो आपकी लाइन है बेसिकली इसके बेसिस पे आपका ये वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट क्वेश्चन रादर, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। चारों स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से रीड करिए। जब आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड कर लेंगे सो व्हाट यू विल रियलाइज कि एक स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है, वो यहां से आपको उस स्टेटमेंट की पहचान मिल जाएगी, विच इज द आगाज दैट इज अदरवाइज कुड नॉट राइज टू द पोजीशन ऑफ अ बेगम। नहीं, हमने पैसेज में पढ़ा है कि वो they could rise to the position of a begum depending upon the husband's will, or if the husband did not have already 4 wives. So इसका आंसर होगा आपका थर्ड। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई बिलीव अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे थे आपको आपको अच्छे से समझ में आए। ये 50 की 50 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। जो इनसे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो भी आपने नोट डाउन कर लिया है। ऐसे ही आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए एंड अपने एग्जाम्स को अच्छे से दीजिएगा। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।